नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस एक शब्द के साथ। बहुत ही चर्चा का विषय ये एक शब्द आजकल बना हुआ है, अग्निपथ। जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, ये अग्निपथ जो योजना आई, इस योजना के बारे में आप लोगों को सूचना के माध्यमों से सब कुछ पता है। ये योजना क्या है, इस योजना से क्या होगा, अग्निवीर वो बनेंगे तो क्या होना चाहिए, ये सब चीजें डिस्कशन हो रही है। पूरे देश का जो माहौल है, उस माहौल को देखते हुए सभी चीजों पे जब ये मैंने विचार किया तो मुझे कुल मिला के एक बात समझ में आई कि ये अग्निपथ योजना ये सफल होगी भी या नहीं। जहां तक का मैं समझ पाया, ये मुझे समझ ये आया कि ये अग्निपथ योजना ये सफल नहीं होगी। ये कोई नई बात नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये योजना सफल नहीं होगी। सेना के जितने भी रिटायर्ड वो मेजर हैं या जनरल हैं या जो भी ऑफिशियल्स रहे हैं जो रिटायर्ड हैं, उन सभी ने कहा कि ये योजना सफल नहीं होगी। ये योजना सफल नहीं है। ये आज से ही प्रश्न चिन्ह इस पे उन लोगों ने लगा दिया। लेकिन जो लोग सेना में है, यानी कि हमारी जो सम्मानित सेना है, उन सेना के जो 3 ब्रांचेस हैं, उन सभी ने एबीसी जो 3 ब्रांचेस हमारी है, आर्मी, वो नेवी एंड एयरफोर्स, उन सभी के जो हेड पर्सन है, उन्होंने कहा कि ये योजना बहुत अच्छी है, ये योजना सफल होगी। लेकिन उन लोगों ने अच्छा कहा, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि समाचारों के माध्यम से सूचना इस तरह की फैलाई जा रही थी कि सरकार ने ये योजना जो लॉन्च की है, कि हमारी एयरफोर्स, नेवी और सेना उससे सहमत नहीं है। यानी कि सेना भी उससे सहमत नहीं है। इसलिए ये जो है तीनों सेनाओं के हेड पर्सन को सामने लेके आया गया, ये दिखाने के लिए कि सेना को जरूरत है और सेना की डिमांड पे ही ये योजना आई है। लेकिन सूचनाओं से ही, सूचना के जो माध्यम है, वहीं ये भी बहस आ गई कि सेना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। यानी कि राजनीतिक एक घोषणा जो हुई उसमें सेना का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। यानी राजनीति अलग रहे और सेना की अपनी जो साफ स्वच्छ एक छवि है, क्योंकि सेना वो देश की होती है। सेना वो न किसी पीएम की है, ना ही वो किसी अल्पकालिक वो नेता की होती है। अल्पकालिक मैंने इसलिए कहा कि नेता कुछ समय के लिए आता है और देश हमेशा के लिए रहता है। तो राजनीतिक घोषणाओं में सेना का सफाई देना ये सही नहीं माना गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस तरह के वीडियोस हैं बहुत सारी न्यूज में। अभी तक मैं जो कुछ भी आप लोगों को बता रहा हूं वो सब सूचनाओं के माध्यम में सब चीजें वहां है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये कह रहा हूं कि ये जो कुछ भी डिस्कशन हो रहा है, मैं इससे क्या समझ पाया, वही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अग्निपथ योजना से ऐसा कहा गया कि ये अग्निपथ योजना युवाओं के लिए है, लेकिन युवा इसको समझ नहीं पा रहा है। युवा आंदोलन में है, वो ट्रेन फूक रहा है, वो बस फूक रहा है, कोई भी इसके पक्ष में नहीं है। हिंसात्मक आंदोलन नहीं होना चाहिए। हिंसा तो कैसी भी हो वो नहीं होनी चाहिए, उसकी तो जो है निंदा ही होती है। क्योंकि हमें गांधी जी ने सिखाया है अहिंसा। अहिंसा के द्वारा आजादी मिली, यानी कि दूसरे देश के लोगों को जो 200 साल तक भारत में रहे, अहिंसा के माध्यम से उन लोगों को देश छोड़ना पड़ा। तो अपने ही देश में रह के हम हिंसा का सहारा लें, ये सही नहीं है। लेकिन ये कारण भी ढूंढना चाहिए कि हिंसा क्यों हुई, युवा हिंसात्मक क्यों हुआ। युवा हिंसात्मक
क्यों हुआ ये सोचना चाहिए। एक युवा जो 2 साल से या वो 2.5 साल से, वो 3 साल से उसने फॉर्म भी भरा हुआ है, ये वैकेंसीज का जो नोटिस आया, उसकी जो सेवा शर्तें थी उस टाइम पे उसने फॉर्म भी भरा, उसने जो मेडिकल दिया, उसने जो फिजिकल दिया, और कुछ ने तो रिटन भी पास कर रखा है, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर के इंतजार में थे। लेकिन इस एक पथ ने, अग्निपथ, उनकी वो सब चीजें वो जीरो हो गई। यानी कि उस वो टाइम पे जो नोटिस आया था, उस टाइम पे जो शर्तें थी, वो सब जीरो हो गई। यानी कि अब सब ही भर्ती नए सिरे से होगी और अग्नि ये पथ के माध्यम से होगी। क्या ये सही है? इस पर भी बहस हो रही है कि ये नियम है। ज्यादा तो मुझे कानून की जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा गया, मैंने सुना है कि ये नियम है कि एक बार जब भर्ती के समय पे जो सेवा शर्तें, यानी वो भर्ती की जो शर्तें हैं, जो एक बार वो घोषित हो गई, वो भर्ती के वो बीच में उन शर्तों में यदि कोई भी वो चेंज आता है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। यानी कि शर्तें नहीं बदली जा सकती, और यहां तो सारी वो भर्ती ही कैंसिल है। तो ये सही नहीं है। अब युवा जब सुप्रीम कोर्ट में वो जा चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? वो सबसे वो पहले जो कुछ भी प्रक्रिया हो रही है उसको स्टे करेगा। इसका मतलब क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट में गए, जो भी वो मैटर है उसकी जो है यथा स्थिति हो गई, तो जो ये पार्टी है, यानी कि आप जो है यंगस्टर है और जो गवर्नमेंट है, दोनों की बातों को सुना जाएगा। और इसमें ये पार्टी, ये गवर्नमेंट हो या फिर हमारी जो सेना है वो हो। अब सेना तो पार्टी हो सकती है या नहीं हो सकती है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये गवर्नमेंट तो पार्टी बनेगी जरूर, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो ये गवर्नमेंट के ही खिलाफ जाएंगे, क्योंकि सेना भी ये गवर्नमेंट के साथ ही काम करती है, यानी कि ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही काम करती है। तो सेना शायद यहाँ पार्टी नहीं होगी, तो गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट और स्टूडेंट दोनों सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट में उलझ गया, यानी अग्निपथ पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। तो आज के युवाओं, तो मैं आप लोगों को और समझाना ये चाहता हूं कि जितने भी युवक हैं जो अग्नि ये पद से निराश हैं कि अब सेना की नौकरी है वो 4 साल की हो जाएगी, तो वो अभी से निराश ना हो। ये मेरी उम्मीद है, ये मेरा मानना है कि ये योजना अभी लागू नहीं होगी, क्योंकि ये अग्निपथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में ये गवर्नमेंट और आप लोग जो युवा हैं, अब सुप्रीम कोर्ट से इतना वो जल्दी से निर्णय नहीं होने वाला। तो इट मीन्स कि अभी आप लोग जो वो निराश ना हो कि सेना में ठेकेदारी शुरू हो गई है, कि अभी आप जो है सरकार को ब्लेम ना करें। अभी ना कहें कि सरकार ने सेना में ये ठेकेदारी व्यवस्था शुरू कर दी है। सरकार ने अभी कुछ भी शुरू नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया शुरू। अग्निपथ शुरू किया था, सरकार को पता था, सरकार को अभी पता था या पता है कि ये अग्निपथ सेना की तरफ नहीं जाएगा, ये सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो 10 लाख जो भर्तियों की घोषणा हुई थी, ये 10 लाख जो भर्ती की घोषणा हुई, तो उसी दिन से मुझे शक था। मैं आप लोगों को बताऊं शक क्यों था। आप देखिए कि 2014 से लेकर 2014 से और 2022 तक आप लोग पूरा रिकॉर्ड हर डिपार्टमेंट का
उठा के देख लीजिए सेंटर का कि कितनी नौकरी मिली है, तो कितनी जॉब्स है जो कि गवर्नमेंट ने दी है। और जब एकदम से ये 10 लाख वो भर्ती की, और वो भी एक साल में, ये घोषणाएं तो पहले भी हुई है कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, लेकिन वे इलेक्शन जीतने के लिए था। अब इलेक्शन जीतने के लिए नहीं था ये। आप लोग ये याद कीजिए कि 10 लाख रोजगार हर डिपार्टमेंट में जो घोषणा हुई थी, उसी दिन ये मैंने सोचा कि 2014 से लेकर 2022 तक 8 साल हो गए। 8 सालों में कुल मिला के 10 लाख नौकरियां नहीं मिली, तो एक साल में ये 10 लाख बात हजम नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं शक था मन में। लेकिन जिस दिन ये अग्निपथ की ये घोषणा हुई, उस दिन समझ में आ गया कि ये भर्तियां अब नहीं होगी, क्योंकि ये भी केवल एक घोषणा है। इन भर्तियों को लेके सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना है, यही गवर्नमेंट की मंशा है। नहीं तो गवर्नमेंट में इतने जीनियस लोग बैठे हैं, इतने सलाहकार, आईएएस, आईपीएस, जो कि बहुत अनुभवी हैं, और अग्निपथ योजना, वो भी सेना के लिए। ये अग्निपथ योजना अगर किसी डिपार्टमेंट के लिए होती तो हम मान लेते, सेना के लिए शक पैदा करता है कि अग्निपथ वो सेना के लिए, और वो भी ठेकेदारी प्रथा, यानी केवल 4 साल के लिए सैनिक। नियत पे शक हो गया था मुझे उसी दिन, और आप लोगों को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जाके ये घोषणा और ये योजना अटक जाएगी, और अटक चुकी है। ये जहां तक मेरा अनुमान है कि इस देश के युवा और इस देश का भाग्य इतना शायद जो खराब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये कह दे कि ये योजना सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं वो जीनियस है, संविधान के विशेषज्ञ हैं। उन लोगों को पता है कि देश हित क्या होता है। उन लोग, आप ये देखिए कि जितने भी रिटायर्ड लोग हैं सेना के, एयरफोर्स के या फिर नेवी के, किसी एक ने भी अगर ये कहा हो कि ये अग्निपथ योजना देश हित में है, कोई नहीं कह रहा। तो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने सपोज करिए कि एक ये रिटायर्ड आर्मी या एयरफोर्स के या फिर नेवी के ऑफिशियल्स की एक कमेटी बना दी कि इस योजना का रिव्यू करिए, तो वो लोग इसके हित में है ही नहीं। वो लोग एक सिरे से ये योजना को नकार देंगे। तो युवकों को, आप जैसे ये जो भी यंगस्टर्स हैं, उनको अभी जो है निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये बात और है कि 2-2.5 साल से आप लोगों को जॉब वो नहीं मिल रही है, तो 2 साल के लिए और इंतजार कीजिए, 1 या 2 साल और। सच में अगर मैं आप लोगों को कहूं, क्योंकि मेरा ये जो कन्वर्सेशन आज का है वो केवल युवाओं से है, और उनके जो माता पिता है उनसे भी है। हमारा जो युवा है, उस युवा का जो कर्म है, मैं थोड़ा सा, आप लोग है ना बुरा मत मानना, मैं चाहता हूं मन से कि ये अग्निपथ योजना लागू हो जाए। लागू हो तो आपका जो, हमारे जो युवा है, उनका जो कर्म है वो सिद्ध हो जाए। वो ये सिद्ध हो जाए कि अग्निपथ युवाओं की अपनी खुद की इच्छा है। युवा सड़कों पे है, हिंसा कर रहा है, सही नहीं है, लेकिन अपनी खुद की वो गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। युवाओं की गलती है। आप पूछेंगे क्या आपकी गलती क्या है, इसका एहसास आपको नहीं है। हर इंसान, ये कहा गया कि अपने कर्मों का फल भोगता है। हर इंसान दूसरे के कर्म फल नहीं भोगता है। आज का युवा अग्निपथ के लायक ही है, ये युवाओं ने सिद्ध किया है। आप इस चीज का बुरा माने 100 बार। आप मुझे ये बताइए कि नोटबंदी हुई, नोटबंदी की गई,
आप लोग लाइनों में रहे, सालों तक एटीएम के बाहर, बैंकों के बाहर खड़े रहे, खड़े खड़े भी आप लोगों ने क्या कहा, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये बुरा नहीं है, सही है, हमारे वो देश के पीएम है, लेकिन क्या इतना भी दिमाग आपका इस्तेमाल आप लोगों ने जो नहीं किया कि इस नोटबंदी को एक से एक यहां जो धुरंधर आए हैं इस देश में। इंदिरा गांधी ने नोटबंदी नहीं की, इमरजेंसी लगाई, उसके बारे में बात में करूंगा आगे, इमरजेंसी लगाई लेकिन नोटबंदी नहीं की। हमारे देश के जो वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह, उन्होंने उसी समय कहा था कि ये देश को आर्थिक ये मंदी में धकेल देगा और देश की स्थिति एक दिन ऐसी होगी कि अग्निपथ योजना लानी ही पड़ेगी। अग्निपथ का मतलब क्या है कि सेना के लिए पैसा नहीं है, तो ये पैसा कहां गया? देश की आर्थिक हालत आज ऐसी है कि जीएसटी, ये जो है नोटबंदी, देश की जो अर्थव्यवस्था है एक तरह से वो डूब चुकी है। तो जब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन डूब चुकी है का मीन्स मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब देश की सुरक्षा के लिए भी हमारे पास में पैसा नहीं है, देश की सुरक्षा को भी हम लीज पे देना चाहते हैं, ठेके पे देना चाहते हैं, यानी एक समय ऐसा आएगा कि देश की सुरक्षा का जो है टेंडर हम चीन या पाकिस्तान या अमेरिका को देंगे कि हमारे ये बॉर्डर की सुरक्षा पे सुरक्षा गार्ड आप छोड़ दीजिए, हमारे पास सेना को रखने के लिए इकोनॉमी नहीं है, यानी पैसा नहीं है। तो नोटबंदी से अर्थव्यवस्था डूब गई। आप लोगों को एहसास नहीं था इस चीज का, लेकिन जो उस समय के जानकार थे, अर्थशास्त्री थे, उन्होंने जो कहा उनकी बातों पे विश्वास नहीं और हर हर मोदी और घर घर मोदी पहुंच गए। सम्मानित है, मैं भी इस चीज को मानता हूं, लेकिन नोटबंदी का जो फैसला था वो एक तरह की राजहट थी। राजहट, आप लोगों को ये पता है कि 3 तरह की हट होती है, मैं ये ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। तो वो राजहट थी, मतलब कि आप ये मानिए कि कैबिनेट, हमारा जो मंत्रिमंडल होता है, उससे सलाह, ये मशविरा कुछ नहीं। यानी कि उस टाइम के जो वित्त मंत्री थे, आरबीआई के गवर्नर को शायद हो सकता है मालूम हो, वित्त मंत्री को पता नहीं था कि रात को 8 बजे जो है नोटबंदी की घोषणा होने वाली है। यानी पूरा देश जो है, हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है कि पूरा देश जो है ये संसद में बैठ के जो भी वो देश हित में होगा वो डिसाइड होगा। यानी उससे ये पहले होता है कि एक कैबिनेट होती है, यानी कि मंत्रिमंडल होती है, और ये जो है कैबिनेट में बैठ के वो डिस्कशन होता है। उसके बाद कोई भी मैटर है वो संसद में जाता है और फिर वहां से डिसाइड होता है कि ये देश हित में है या नहीं। तो आप मुझे ये बताइए कि ये नोटबंदी, पूरे देश का इतना बड़ा फैसला, क्या ये जो है कैबिनेट में डिस्कस हुआ था? क्या ये मामला जो संसद से पास हुआ था, क्या ये राजहट नहीं था? राजहट के लिए भी आप हर हर मोदी और घर घर मोदी आप करिए, और ये युवाओं ने ही किया था। उसके बाद जीएसटी आया। जीएसटी से पहले अलग अलग तरह के टैक्स थे, उसमें क्या है, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता था, और ये जो व्यापारी वर्ग था, यानी कि छोटा सा व्यापारी से लेकर और कॉर्पोरेट तक, उन लोगों को सेल टैक्स भी देना होता था, इनकम टैक्स भी देना होता था, और वेट टैक्स भी देना होता था, और दुनिया भर के टैक्सेस थे। सब को वो घटा के ले आए जीएसटी। किसको फायदा हुआ? ये व्यापारी को, यानी कि कंपनी को, और जो कि ये बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनको फायदा हुआ। युवाओं को क्या मिला? लेकिन फिर भी युवाओं का जो जोश है वो उधर ही रहा। यही तो कर्म फल है आप लोगों के। ये यानी सोचना विचारना कुछ नहीं, सिर्फ अंधी दौड़। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको
कि आपने इस पार्टी को जिसकी सरकार है उसे वोट क्यों दिया। वोट देना अधिकार आपका है, लेकिन क्या लोकतंत्र में यह भी है कि दिमाग का इस्तेमाल ना करें। मैं खुद उस ही पार्टी का वोटर हूं, लेकिन अंधभक्त नहीं हूं। सोचना चाहिए। ये नोटबंदी के बाद जीएसटी, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं सीधा फिर आ जाता हूं अग्निपथ पे। अदरवाइज ये वीडियो है ना बड़ी हो जाएगी। अग्निपथ, आप लोगों ने इन सभी चीजों को बढ़ाते बढ़ाते इतना सपोर्ट किया कि ये राजहट अहंकार इतना बढ़ा कि लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो जो है पीएमओ तक शामिल हो गई। यानी ये जो है पीएमओ ही पूरा देश है, वहीं से सब डिसीजन होते हैं। ना ये जो कैबिनेट रही ना संसद रही, पूरे के पूरे फैसले यहीं से होते हैं। ये नई बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो पहली बार हुआ है। इस देश में अनेकों बार ये चीजें हो चुकी हैं कि पूरा देश जो है वो यहीं से चलता है, पीएमओ से। तो लोकतंत्र कहां रहा? यानी लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का अर्थ है संसद। संसद में जो हमारे सांसद बैठे हैं, पक्ष है विपक्ष है। एक सबसे बड़ी और दुखद स्थिति यह है कि ये विपक्ष नहीं है। सबसे बड़ा दर्द यही है। सत्ता पक्ष को जब अहंकार होता है तो उसकी सबसे ये बड़ी जो वजह होती है, ये विपक्ष का एक तरह से मैं ये कहूंगा कि खत्म हो जाना। जब भी विपक्ष जो है वो एक तरह से मर जाएगा तो फिर सत्ता पक्ष अहंकारी हो जाता है। ये लोकतंत्र की ये जो है एक कमजोरी है। ऐसी ही एक राजहट की घटना हुई थी। ये हुई थी 25 जून 1975 को, जबकि भारत में अनुच्छेद ये 352 का इस्तेमाल हुआ था। उस टाइम पे जो पीएम थे इंदिरा गांधी, आप लोगों को पता है इंदिरा गांधी उस समय पे पीएम थे, और हमारे जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे ये थे फखरुद्दीन अली अहमद। पूरा वाकया आप लोगों को बताता हूं। राजहट हमेशा रही है, और रही उस समय पे है जिस समय पे जो विपक्ष ना के बराबर था। इस समय पे आपातकाल की घोषणा हुई थी। ये भारत में आपातकाल लगा दिया गया था, यानी कि संसद को भंग कर दिया गया। अभी फिलहाल उतनी जो ये है ना बुरी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी अब देश में घुटन तो है, हलचल है। राजनीतिक लेवल पे हलचल नहीं है, लेकिन युवाओं में हलचल है। और जिस वो देश का युवा वो बेचैन हो, उस समय पे आप यही मानिए कि आपातकाल ही है। तो अनुच्छेद ये 352 में ये उल्लेख है कि जब भी वो देश में कोई आंतरिक या बाहरी ऐसी स्थिति हो कि देश के संविधान को खतरा हो या देश की जो सुरक्षा को खतरा हो, तो उस समय इमरजेंसी जो लगाई जा सकती है। तो ये 25 जून 1975 को आपातकाल यहाँ देश में लगाया गया था, और ये 21 मार्च 1977 तक रहा। 21 महीने का ये समय राजहट ही था। यानी राजहट वो पहले भी रही है। उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो कांग्रेस की क्या स्थिति हुई थी? अब ये सोचिए कि इस समय कांग्रेस के पास लगभग ये 350 एमपी थे। तो अहंकार आना तो निश्चित था। तो उस समय से लेके और फिर जब 1977 में इलेक्शन हुए इमरजेंसी के बाद, तो उस समय कांग्रेस के जो एमपी थे 153 एमपी थे। ये हालत हो गई यहां से यहां। तो अहंकार और राजहट जब आती है
तो इसका अर्थ यह है कि विनाश काल शुरू हो जाता है। तो आप लोगों को एक सलाह यह भी है मेरी कि निराश होने की अभी आप लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये जो हाईएस्ट जो रीच हो चुकी है अहंकार की, राजहट की, यहीं से डिक्लाइन शुरू होगा। इस हाइट के भी जिम्मेदार आप ही हैं और ये डिक्लाइन के जो है जिम्मेदार भी आप ही हैं। आप लोग वो याद कीजिए कि 2014 में युवाओं की सरकार, ये घोषणा हुई थी कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो ये सरकार युवाओं की सरकार होगी। तो युवाओं ने समर्थन दिया, ठीक, देना भी चाहिए। मैं खुद उसी पार्टी का वोटर हूं, लेकिन अंधभक्त नहीं हूं, ये पहले भी बता चुका हूं। युवाओं ने वोट दिया, सपोर्ट भी दिया, सरकार आ गई। उसके बाद फिर 2019 में जो टारगेट था वो बदल गया, यानी उस टाइम आ गया देशभक्ति, क्योंकि युवाओं को एक बार इस्तेमाल कर चुके हैं। मैं आपको इलेक्शन पे ट्रेंड बता रहा हूं, युवा को छोड़ दिया, उस टाइम देशभक्ति। अब होता क्या है कि देशभक्त भी युवा ही होता है। हम जैसे बूढ़े जो लोग हैं उन लोगों में देशभक्ति के भाव होते जरूर हैं, लेकिन वो युवा जोश नहीं होता, यानी इनडायरेक्टली फिर युवा को टारगेट किया गया दोनों बार। अब 2024 की तैयारी है। 2024 में क्या होगा? अग्निपथ आप लोगों के लिए अब भी ऑब्जेक्टिव युवा ही है, लेकिन फिलहाल ये ऑब्जेक्टिव जब अग्निपथ आया तो मेरे वो मन में कुछ शंका ये है कि है तो ये युवाओं के लिए है, लेकिन ये आई क्यों? क्या सोच के लाई गई? अगर राजहट है तो इसका अर्थ ये है कि इसके हित अनहित समझ में नहीं आए, यानी कि ये मानसिक रूप से इसका पूरा का पूरा जो है विश्लेषण नहीं हुआ। आपके लिए नहीं, हित अनहित आपके लिए नहीं है, वो सत्ता के लिए कर रहा हूं मैं। आपका हित तो हमने यहां भी नहीं सोचा, हमने यहां भी नहीं सोचा, सिर्फ इस्तेमाल किया है आपका। तो मैं सोच ये रहा हूं कि ये पार्टी के हित में या सत्ता के हित में भी इस योजना का मुझे समझ ये नहीं आया कि किस तरह से विश्लेषण हुआ होगा कि इलेक्शन में आके ये किस तरह से खड़े होकर कहेंगे कि हमने ये योजना शुरू की है, हमने अग्निवीर भर्ती सेना में किए हैं। क्या लोग ये नहीं पूछेंगे कि 4 साल के लिए क्या तीर मारा है? ये रोजगार नहीं दिए, ये तेल का भाव इतना है, ये महंगाई वो है, इनकम नहीं है, कोरोना काल में ये भर्तियां रुकी रही, ये बहाना बना लिया कि ये रोजगार हम नहीं दे सकते, कोरोना काल चल रहा है, लेकिन इलेक्शन होते रहे। कोरोना काल में भी हर राज्य में जहां भी समय आया इलेक्शन हुए, कोरोना चाहे फैला या जो मृत्यु दर बढ़ी, कुछ भी हुआ, इलेक्शन हुए। लेकिन नहीं हुआ तो युवाओं के लिए जो रोजगार यानी भर्ती प्रक्रिया, हर डिपार्टमेंट एक तरह से खाली पड़ेगा। 1 करोड़ से ज्यादा का जो पोस्ट है वो खाली पड़ी है। ये बहाना क्या है? कोरोना का। लेकिन अब लोग ये कहें कि 2024 में इनको शर्म नहीं आएंगे, ये जो है किस मुंह से ये वोट मांगने के लिए आएंगे? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि राजनीति में आने के लिए शर्म को छोड़ना पड़ता है। एक तरह से देसी भाषा में कहूं कि शर्म को खुंटी पे टांग के वो राजनीति में आया जाता है। जो शर्मदार होते हैं वो राजनीति में नहीं आते हैं, सीधी सी बात है। तो शर्म कुछ नहीं, वोट फिर भी मांगेंगे। लेकिन और मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं कि 2014, 2019, 2024
सारा दोष सत्ता का नहीं है। सत्ता का नशा तो जब सर पे आता है, चढ़ के बोलता है, तो कुछ भी कर सकता है। सत्ता के पास में ताकत होती है, उसके पास में साधन होते हैं, वो कुछ भी कर सकती है, ये वाजिब है। आप लोगों ने ये सुना होगा कि राजहट जब आती है तो कयामत लाती है, तो ये स्वाभाविक है। मुझे समझ ये नहीं आया कि 2014 के बाद जब 2019 की बात आई तो ये देशभक्ति का जज्बा था, तो किसके दम पे था? सेना, हमारी आर्मी, एयरफोर्स, हमारी जो नेवी है, यही तो देशभक्ति जगाती है। सेना का नाम आते ही हमारा सीना फूल जाता है। हमारा सीना है वो 56 इंच का हो जाता है और सिर सम्मान में उनके सामने वो झुक जाता है, सैनिकों के सामने। तो ये देशभक्ति का हमारा जो माध्यम था वो सेना है। सर्जिकल स्ट्राइक, ये बालाकोट, कितने सारे उदाहरण हैं सेना के। और ये लॉजिक ये दिया जाता है कि सेना को ये जवान बनाना है। सेना का जवान, सेना यानी इसका अर्थ ये कि सेना हमारी है ना बूढ़ी हो गई, ओल्ड है, ये ओल्ड एज हो गई। अब एक बात बताइए कि जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है, हमारी सेना की छोटी छोटी जो टुकड़ियां हैं वो पीओके में जाती है और आतंकवादियों के कैंप उड़ा के और सभी सैनिक जो है वापस आ जाते हैं। अगर ये बूढ़ी सेना का यही कमाल है तो सेना को जवान करने की जरूरत नहीं है, उसको आप है ना बूढ़ी ही छोड़ दीजिए। आज तक 2014 से लेकर और 2022 अब चल रहा है, एक भी इंसिडेंस आप इस तरह का बता दीजिए, चाहे वो जो है पाकिस्तान का बॉर्डर रहा हो या फिर चाइना का बॉर्डर रहा हो। अब देखिए ये जब गलवान घाटी में जो घटना हुई, हमारी सेना अड़ गई। हमला अचानक हुआ था, लेकिन फिर भी हमारे निहत्थे सैनिकों ने वो सबक सिखाया था चाइना को। क्या ये सेना, ये जो बूढ़ी है, क्या ये बूढ़ी सेना से देशभक्ति की बात आती है? हमारी सेना का जोश हमें सहाय रहता है। हमारी ये बूढ़ी सेना ने 47 का युद्ध लड़ा, 65 लड़ा, 62 लड़ा, 65 लड़ा, 71 लड़ा, कारगिल लड़ा। कितने सारे युद्ध हमारी इस सेना ने लड़े। क्या हमारा कोई सैनिक आज तक भी पीठ दिखा के वापस आया है? तो अग्निपथ योजना से खुद सरकार सेना को वो जो है डिमोटिवेट कर रही है। यानी सेना हमारी है ना वो एक तरह से बूढ़ी सेना है। कितने महान ये वीर गाथा हमारी इस सेना की है। और जो ये सरकार ये कहती है कि सेना को जवान बनाना है, तो इसका अर्थ तो यही है कि सेना हमारी बूढ़ी है। यहाँ एक थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से आप लोगों को बताऊं कि 2022 अग्निपथ और 1975 आपातकाल, थोड़ा सा हम जो है तुलनात्मक रूप से इन चीजों को देखते हैं। 1975 में आपातकाल जब लागू हुआ, यानी कि राजहट की जब स्थिति आई, तो उससे वो पहले कुछ इस तरह की घटनाएं हुई थी कि अहंकार आना जो लाजमी था। 1969 में ये बैंकों को, यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी कि प्राइवेट थी बैंकिंग, हमारी जो व्यवस्था थी वो जो है प्राइवेट बैंक थे, यानी कि एक तरह से वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी थी। तो सभी बैंकों को कुछ को मर्ज किया या जैसे भी किया होगा, ये उन्होंने ये बैंकों को एक तरह से राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया था। यानी कि अब बैंक सभी, आप सीधी भाषा में ये मान लीजिए कि बैंक सरकारी हो गए थे। तो ये
इस तरह का बड़ा एक क्रांतिकारी एक कदम था कि देश की जनता को लगा कि इंदिरा गांधी ये वास्तव में बड़ी नेता है। उसके बाद ये 1971 ये पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ। ये पाकिस्तान का जो युद्ध था ये एक तरह से इंदिरा गांधी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इस वो युद्ध में क्या हुआ कि ये भारत की सेना का पराक्रम था, वही बूढ़ी सेना जो आज कहा जाता है कि सेना युवा नहीं है, ये बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग, ये इंदिरा गांधी की देन थी। वास्तविकता है कि इंदिरा गांधी के समय पे सेना का ये मनोबल इतना हाई था, यानी सेना के माध्यम से इंदिरा गांधी की जो अपनी छवि है वो एक आयरन वो लेडी की बन गई थी, यानी इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि सेना के दम पे सेना की सफलता, सेना की देशभक्ति, सेना की कार्य, उसके बेस पे उनको जो है एक तरह से उनके जो विरोधी थे उन्होंने भी ये कहा कि इंदिरा जी जो है दुर्गा का रूप है। तो 1971 के बाद जब इलेक्शन हुए तो ये 350 का बहुमत इंदिरा गांधी को मिला। तो पूरी तरीके से ये लगा कि इंदिरा गांधी छा गई है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इसके वो बेस में, इसकी नींव में सेना है। अब आ जाते हैं यहां इधर, ये जो अग्निपथ आया इसकी शुरुआत होती है 2014 में। 2014 से शुरू होता होता ये अग्निपथ इस तरह से आगे बढ़ता है। आप देखिए यहां जैसे यहां बढ़ रहा है ना, इसी तरह से ये राजहट जो शुरुआत हुई 2014 से, 2014 से आते आते 2019, इस बीच में राजहट ने करा दी नोटबंदी, उसका रिजल्ट 0। उसके बाद जीएसटी के बाद जो हाल है अर्थव्यवस्था का वो आप लोगों को पता है। इसके साथ साथ सर्जिकल स्ट्राइक, सेना का रोड शो। सर्जिकल स्ट्राइक से इतने फेमस हुई गवर्नमेंट कि ये जैसे कि 1971 कि जैसा माहौल हो गया देश में कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई और हमारा एक भी सैनिक जो घायल नहीं हुआ, सभी के सभी है ना सुरक्षित, ये तारीफ के लायक था। लेकिन फिर वही बात आती है, सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने किया। इंदिरा जी के समय पे ये युद्ध हुआ, ठीक है, लेकिन ये समझना कि ये मैंने किया, यही आपातकाल का कारण था। इंदिरा जी ने कहा, सोचा कि ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ ये मैंने किया, यानी बांग्लादेश को मैंने बनाया। ऐसा ही कुछ यहां हो गया। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सत्ताधीश जो लोग बैठे हैं उन्होंने सोचा कि ये सब हमने किया। अहंकार आना शुरू। हमारी ये भारतीय जो संस्कृति है वो ये कहती है कि अगर कोई अच्छा काम आपसे हो जाए तो उसका जो भी श्रेय है वो हम औरों को दे देते हैं, दूसरों को देते हैं, और जो कुछ भी गलत हो जाए अपने से तो उसकी सीधे सीधे गलती मान लेते हैं कि ये हमसे हुआ है। लेकिन उल्टा है कि काम कोई और करे और उसका जो भी श्रेय है वो हम ले लेंगे। यही यहां हुआ और यही रिपीट यहां हो रहा है। तो ये रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं। 2019 आ गया, उसके बाद में आ गया कोरोना। हम मानते हैं कि सभी वो देशों में हालात बहुत ज्यादा ही खराब है, लेकिन इलेक्शन तो हुए हैं ना। इस काल में भी इलेक्शन हुए, होते रहे, जो भी राज्यों में होने थे वो समय पे हुए। इलेक्शन जो है डिले नहीं हुए।
लेकिन नौकरी के नाम पे यानी भर्ती के नाम पे जो कोरोना की ओट ले ली गई कि कोरोना काल है इसलिए नौकरियां नहीं मिलेंगी। एमएलए बनाए जा सकते हैं, एमपी बनाए जा सकते हैं, मंत्री बनाए जा सकते हैं। मान लिया कि 5 साल हो गया, इलेक्शन होने हैं, तो क्या उस राज्य में 6 महीने के लिए हम राष्ट्रपति शासन हम नहीं लगा सकते थे? कोरोना का बहाना बना देते। कोरोना का बहाना नहीं, रियलिटी में कोरोना था, तो 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन जो लग सकता था, लेकिन नहीं, वहां चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन युवा को नौकरी नहीं देनी थी, इसलिए कोरोना था। अब कोरोना के बाद 2022 2-2.5 साल के बाद जो भर्तियां जो कंटिन्यू उस टाइम से थी उन सब को कैंसिल किया और अब आ गया अग्निपथ। अग्निपथ के आने से जो राजहट की एक तरह से कह सकते हैं कि ये हाइट है, राजहट की पराकाष्ठा है। अब उसके बाद क्या होगा कि ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये अग्निपथ सुप्रीम कोर्ट में जाके अटक जाएगा, कोई नौकरी नहीं मिलेगी। अब 2024 में फिर चुनाव में आ जाएंगे कि हमने तो 10 लाख नौकरियां आप लोगों को देने का वो मन बनाया था, लेकिन युवा उन सबको लेके सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो हम नौकरियां कहां से देते हैं? तो नौकरियां जब देने का मन ही नहीं है, आप लोग सोच लीजिए 2014 से लेकर 2022 तक जो है, आप ये क्वेश्चन जो ये है ना गूगल पे डालिए कि कितनी नौकरियां दी हैं। मैं केवल सेंटर की बात कर रहा हूं। अगर अलग अलग वो राज्यों की बात करें तो अब ये घोषणाएं हो रही हैं कि अग्निपथ से 4 साल के बाद जो रिटायर लोग होंगे उनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग वो डिपार्टमेंट में इतना रिजर्वेशन होगा, इतना कुछ होगा, ये नौकरियां देंगे। युवाओं को पूछना चाहिए कि अग्निवीर होने के बाद ही क्यों? अगर वो जो डिपार्टमेंट में वैकेंसी है तो आप सीधी भर्ती निकालिए ना, युवाओं को सीधे रोजगार दीजिए, वो सेना में क्यों जाए? अरे जिसका वो मन है वो सेना में जाए, अग्निवीर बने। लेकिन अगर अग्निवीर होने के बाद में, रिटायरमेंट होने के बाद में आप किसी और डिपार्टमेंट में उसको नौकरी देंगे तो वो सीधे ही क्यों ना दें? लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, यानी राजहट। यहां एक और मेरा जो अनुमान है वो ये है कि ये लगातार 2014 से लेके 2024 तक यानी कि 10 साल हो जाएंगे एक ही पार्टी की गवर्नमेंट को, ऐसा मेरा अनुमान है। तो ऐसा हो सकता है कि सत्ताधीश जो पार्टी के मुखिया हैं, जो उनका जो थिंक टैंक है, वो ये सोच रहे होंगे, शायद ऐसा हो सकता है, वो ये सोच रहे होंगे कि 2024 में फिर शायद वो सत्ता में ना आ पाए। अगर वो सत्ता में आए भी तो फिलहाल जो सत्ताधीश है हो सकता है कि उन्हें सत्ता ना मिले। मैं ये एक अनुमान से कह रहा हूं कि अब योगी बाबा की जो डिमांड है जनता के बीच वो कुछ ज्यादा है। सत्ता के शिखर पर जो लोग बैठे हैं, वो चाहे देश में हो या फिर कोई भी राज्य में हो, उनकी सोच बहुत ही बड़ी होनी चाहिए। हठ धर्मिता से काम नहीं चलता है। मान लिया कि अग्निपथ योजना लेके आए और 100 में से 80 लोगों ने कहा कि ये योजना सही है। सपोज करिए 80% ने कहा कि ये योजना सही है, लेकिन उसके बाद फिर ये 20% ने ये कहा कि ये गलत है।
तो ये 20% की संख्या वो कम नहीं होती है। ये कोई सरकार ये बनाने का काम नहीं है कि 80% एक तरफ है बहुमत हो गया, नहीं, ये एक योजना है। वो देश के हित में अनहित में है या नहीं है, इसके लिए विचार हो रहा है। 80% ने कहा कि सही है, लेकिन ये 20% ने कहा कि गलत है। तो सही है को एक साइड में रखिए, ये जो 20% है उनसे पूछिए उनसे कि ये क्यों गलत है। हो सकता है कि ये जो लोग हैं इनकी समझ में वे पॉइंट्स ना आए हों जो ये बताएंगे। जब सेना के रिटायर्ड ऑफिसर्स जो सेना में रहे हैं, सेना को जानते हैं, जो कि देश के चारों तरफ ये बॉर्डर्स पे जो स्थिति है उसको भी जानते हैं, उसमें से 90% ने कहा कि ये गलत है, ये सही नहीं है, और ये मान लीजिए 10% ने कहा कि वो सही है। तो मैं तो ये मानता हूं कि ये योजना छोड़ देनी चाहिए, इसको अभी ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए, क्योंकि जितने भी ये रिटायर्ड एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने कह दिया कि ये सही नहीं है। अब जो लोग सेना में हैं, जो वर्दी में है, तो हमारी सेना का ये अनुशासन ये सिखाता है, और ये होना चाहिए, हर देश की सेना में होना चाहिए, हर फोर्स में होना चाहिए। जो भी हमारा सैनिक वो कोई भी पोस्ट पे है, जो वर्दी में है, वो ये लोकतंत्र की जो सरकार है उस सरकार की कही गई हर बात को मानता है, चाहे वो सही हो या गलत हो। सेना को अगर ये भी लग रहा है कि वो सही नहीं है, फिर भी क्योंकि वो सरकार ने कहा है, वो जो है पीएम ने कहा है या प्रेसिडेंट ने कहा है, वो बात सही है, तो 1% भी गलत नहीं हो सकती सेना की नजर में। तो क्योंकि ये जो रिटायर्ड है उन लोगों को, क्योंकि वो निष्पक्ष है, सरकार के प्रेशर में नहीं है, ना ही उनके लिए कोई धर्म संकट है, कोई नियम और डिसिप्लिन वाली बात नहीं है कि उनको ये गलत होते हुए भी मानना है। वो यूनिफॉर्म में नहीं है फिलहाल, वो लोग रिटायर हो चुके हैं और वो कह रहे हैं 90% की ये गलत है। तो क्या एक बार भी सरकार का ये हक नहीं बनता कि उसको थोड़े समय के लिए रोक लिया जाए और सभी लोगों को ओपनली ये विचार वो रखने के लिए बोला जाए कि इस पे आप अपने सुझाव दें कि ये देश के हित में है या नहीं है। तो क्या होना चाहिए? सबसे ये मजाक की बात तो ये है कि जब ये पार्टियां, एक नहीं सभी पार्टियां, इलेक्शन के लिए अपना जो घोषणा पत्र जारी करती हैं, तो पूरी वो देश की जनता का मूड जानती है, यानी कि उन लोगों से वो सर्वे, सुझाव, उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं, समस्याएं हैं, वो ये महीनों तक वो होता है, और उसके बाद कुछ खास से पॉइंट हैं वो अपने उसमें डालते हैं घोषणा पत्र में। इलेक्शन की वो 5 साल के लिए होता है, हारे या जीते, इलेक्शन की घोषणाओं के लिए पूरे वो देश का सर्वे होगा, लेकिन जो ये मुद्दा देश की सुरक्षा का है और देश की सेना के महान लोग जो ये वीर चक्र से सम्मानित हैं, उन लोगों की जो सलाह है, उन लोगों की जो विचार है, वो सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो इसे क्या कहें? ये सत्ता के शिखर पे बैठने वाले लोगों को सोचना चाहिए। अंत में आप जैसे जो युवा हैं उन लोगों को फिर से एक ही मैं सलाह दूंगा कि अभी आप निराश ना हो। सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, आप लोग हताश ना हो। कुछ बच्चों ने हताशा में हिंसा, आंदोलन, 1-2 बच्चों ने जो है सुसाइड भी किया है, तो उसके लिए हम बहुत दुखी हैं। इतनी ये निराशा आप लोगों को ठीक नहीं है। आप लोग देश का भविष्य है, आप लोग देश के जवान हैं, आप लोग सेना है देश की, तो आप लोगों को इतना भी कमजोर नहीं होना चाहिए। आप भगवान पे भरोसा रखिए और संविधान पे भरोसा रखिए। यहाँ इस देश में बहुत इस तरह की व्यवस्थाएं हैं
हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, संविधान है, और फिर उसके बाद आपके पास में आपका अधिकार है, आपका लोकतंत्र है। युवा ही सरकार को बनाते हैं और युवा ही उतारते हैं। आखिर में युवाओं से मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप लोग घबराए नहीं, अपना धैर्य बना के रखें। आप लोग ये सोच लीजिए कि अभी और 1-2 साल के लिए जो कोरोना है, जहां 2-2.5 साल से आप लोग बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, आप लोगों ने बुरा नहीं किया है, आप लोगों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो भगवान पे भरोसा रखिए, ईश्वर पे, अल्लाह पे, आप जो भी इष्ट देव को मानते हैं उस पे आप भरोसा रखिए, लेकिन भगवान एक ना एक दिन आपकी सुनेगा, अवश्य ही सुनेगा। सिस्टम है, थोड़ा गड़बड़ हो सकती है सिस्टम में, पूरा सिस्टम है ना वो खराब नहीं है। आप ये मानिए कि जिस दिन भी सारा सिस्टम ये सड़ जाएगा, यानी कि करप्ट हो जाएगा, उस दिन सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हल्की फुल्की जो गड़बड़ होती है वो ठीक हो सकती है। अब भगवान पे भरोसा रखिए और धैर्य रखिए, और कुछ भी गलत सोच आने से पहले एक बार अपने ये बाप की तरफ देखिए कि अब वो बूढ़ा हो चुका है। नौकरी नहीं होगी तो कोई बात नहीं, कम से कम आप उसको सहारा तो दे सकते हैं। आप अपनी ये माँ की तरफ देखिए, वो माँ, वो भारत माँ आपको बहुत चाहती है। वो चाहती है कि आप उसके साथ रहें, आप बुढ़ापे का सहारा बने। तो कुछ भी गलत सोचने से ये पहले अपनी माँ और बाप की तरफ आप अवश्य देख लें, तो आप कुछ भी गलत आप जो है नहीं कर पाएंगे। आप लोगों का जो भी निराशा का भाव है, ये सब उठा पटक है, ये जीवन की चलती रहती है। कभी छांव है तो कभी धूप है। ये नौकरी ये ना सही तो वो सही, लेकिन जीवन का कोई ऑप्शन नहीं है। नौकरी के ऑप्शंस हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि यही नौकरी थी, यही बहुत बढ़िया थी, हमें यही करना था, यही हमारा सपना था। हो सकता है कि आपके भाग्य में कोई इससे और अच्छी नौकरी हो। आप लोगों को भविष्य का पता नहीं है ना, मुझे पता है। फिलहाल जो वर्तमान में आपके पास में आपकी माँ है, आपके बाप है, आप केवल उनके बारे में सोचिए। जब आप उनके बारे में सोचेंगे तो कुछ भी गलत आप सोच ही नहीं पाएंगे। अपना घर और अपनी है ना माँ बाप के बारे में, और उसके बाद अपने देश के बारे में सोचते रहिए। आप देश के सच्चे सिपाही हैं। जय हिंद, जय भारत।